सुप्रभात। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के भूगोल के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे, जो आज संपन्न हुई है 31/10 को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो विद्यार्थी 2024 के इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अपना इम्तहान देंगे। क्योंकि मैंने भी अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि जब मेरे समय में एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का, तो मैंने मोस्टली 50 to 60% क्वेश्चन आपका इसी सेंटअप एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सब इसको अच्छे से देखिए। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबकी मैंने अच्छे से चर्चा की है इस वीडियो में, और आप सब इसको कॉपी में नोट भी करते चलेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं समस्त प्रश्नों की। ये पहला पृष्ठ है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आपको दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कुल 96 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसका हाफ करना होता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आइए सीधे हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पर। खंड अ में दिया हुआ है कि कुल 1 से 70 क्रम संख्या जो प्रश्नों का है वो बहुविकल्पीय है। केवल आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने इसमें 17 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्व कर रखा है, अच्छे से विश्लेषण भी हम करेंगे इसमें। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाता है आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था? तो इसका आंसर होता है उत्तर आधुनिकवाद। उपागम जो है वो उपनिवेश युग में काफ़ी प्रचलित था। तीसरा क्वेश्चन है, होटेटांट किस महाद्वीप में रहते थे? होटेटांट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में रहते थे। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल जो किताब है, पेज नंबर 7 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहीं से डायरेक्टली उन्होंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा रखा है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर ए हो, यहाँ पर बी होगा, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी होगा, 4 का बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल, जो कि सामाजिक भूगोल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर साक्षरता दर होता ही है कि यदि 7 वर्ष के आदमी पढ़ना लिखना अपनी मूल भाषा में सीख ले तो ये साक्षरता दर कहलाती है। 7वां क्वेश्चन है, बूशमैन संबंधित है। तो बूशमैन एक ये जनजाति होते हैं जो कि कलाहारी मरुस्थल, कलाहारी डेजर्ट में ये लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से जो है, स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायु निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग जो कि पीटर्सबर्ग में है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि आपका वहाँ पर रसिया में है। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 पर ये सेकेंडरी एक्टिविटी जो चैप्टर है उसमें ये आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है एक्सरसाइज से। एनसीईआरटी पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो नीदरलैंड फूल पुष्प उत्पादन के लिए अग्रणी है। और यह जो प्रश्न है आपको मानव भूगोल का जो 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रिया है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से बहुत ही अलग है। और आपको पता होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि जो काफ़ी प्रसिद्ध है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है? सिलिकन घाटी सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, लारिन सार प्रदेश उत्पादित करता है क्या चीज़ के लिए? तो ये लौह अयस्क के लिए उत्पादन करता है। पेज नंबर 50 आपको मिल जाएंगे, आपको मानव भूगोल का जो चैप्टर है उसमें, बुक है उसमें मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद की देन है? कौन सी कृषि जो है उपनिवेशवाद कृषि की देन है? तो ये जो आपका रोपण कृषि है, प्लांटेशन फार्मिंग, ये उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म की देन है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है? तो आपका ये सभी भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था कौन है? ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका खुद अपना पर्सनल हो, तो वो आपका आंसर ए हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल एक व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत हित सतता है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है? तो इन राज्यों में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में पाया जाता है। पहले भी बिहार का हिस्सा था झारखंड, ठीक है ना, लेकिन सन 2000 में बिहार से ये अलग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? तो इसमें सही युग्म कौन सा है?
तो ए नंबर हो जाएगा पंजाब की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर आप लोग नगर चैप्टर पढ़े ही हैं, तो ये इसमें होगा जमशेदपुर, जो कि एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर उसे कहेंगे वैसे नगर जो उद्योगों के आसपास में विकसित हुए होते हैं, उनको औद्योगिक नगर कहा जाता है। यहाँ पर वाराणसी जो है वो धार्मिक नगर है, सांस्कृतिक नगर है, ठीक है ना। व्यापार का संबंध किस क्रियाकलाप से है? तो व्यापार का संबंध तृतीय क्रियाकलाप से है। 20 नंबर क्वेश्चन, किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को विकास किया? किसने बनाया? तो वो भारत पाकिस्तान से थे। जो पहला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भी भारत से थे, और प्रोफेसर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते थे। उन्होंने मानव विकास सूचकांक तैयार कराने में अग्रणी भूमिका उन्होंने अदा की थी। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो ये विस्तृत पतन है। जितने भी विश्व के प्रमुख समुद्री जो पतन है वो विस्तृत पतन है, कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट है, जो किसको आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है एनसीईआरटी पेज नंबर 88 में आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस अध्याय में मिल जाएगा आपको। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है, जो कि आपका ये क्या कहते हैं कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आती है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक आती है और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आता है 23 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित है? तो इन नगरों में से कौन से शहर है, नगर है जो कि यहाँ पर अवस्थित है? तो पटना है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन कि नर्मदा बेसिन किन दो नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है? जो नर्मदा नदी है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कही जाती है और यह अमरकंटक पठारी से निकलती है नदी, और मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए अरब की खाड़ी में भरूच के निकट ये अपना जल विसर्जित करती है। और ज्वारनद मुख नदी, ये जो नदी है ज्वारनद मुख बनाती है ये नदी, और एकमात्र ये नदी है नर्मदा और तापी, जो कि पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। अन्य भी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की, जैसे साबरमती, माही इत्यादि नदियां हैं। तो ये पूछ रहा है कि नर्मदा बेसिन किन दो नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है? तो आपका इसमें आंसर जो माही और ताप्ती नदी, ये आंसर गलत होगा, ये सी आंसर सही होगा। मैंने इंग्लिश वाले में लगा रखा है। और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पठारी से निकलती है, अनूपपुर जिले से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज निक्षेप पाए जाते हैं कहाँ? मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं? तो मैग्नीज के जो निक्षेप है वो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर जो मैग्नीज है इसको जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य जो उड़ीसा है, ठीक है ना। और मैग्नीज का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका तो विविध प्रयोग है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है आपको लौह अयस्क की जो प्रगलन के लिए, उसको गलाने के लिए, मेल्टिंग के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। कोरबा खान अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। कोरबा खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, जो कोयले खनन के लिए काफी प्रसिद्ध है। 27 नंबर प्रश्न है, नुमलीगढ़ का संबंध किससे है? तो नुमलीगढ़ जो ये आसाम में है नुमलीगढ़, और ये पेट्रोलियम से संबंधित है। दिग्बोई वगैरह जो है वही इसी आसपास एरिया में है। 28 नंबर, निम्न में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा केंद्र का मतलब कि जहां से परमाणु से, जैसे यूरेनियम और थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, तो ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं है। महाराष्ट्र में है तारापुर, राजस्थान में रावत भाटा है, और गुजरात का मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप सबको बुक में आप सब देख लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न आता है 29 नंबर, गुरु महिषानी प्रसिद्ध है किसके लिए? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और भारत में विकसित की पहली लौह अयस्क खदान है, क्योंकि लौह अयस्क के लिए काफी प्रसिद्ध। इसका आंसर ये हो जाएगा। और आपको ये गुरु महिषानी 1910 में ये इसको विकसित किया गया था। लौह अयस्क की खदान है, मयूरभंज जिले में उड़ीसा में ये अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे? तो ये पशु से ही संबंधित है, इसमें तो कुछ आपको लॉजिक लगाना है नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? ये जो वैंकूवर है वो प्रशांत महासागर के तट पर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। विच ऑफ द, इसमें से अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्रकृति के द्वारा दी गई चीज नहीं है। भूमि, जल और खनिज जो है प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं। 33 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय, फिर से इसको हम लोग नया नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार अगर लौह अयस्क खत्म हो जाए तो फिर धरती पर ये पुनः बन पाना काफी करोड़ों समय लग जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है डी नंबर। 34 नंबर, किस वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1 अरब 21 करोड़ थी, यानी 121.01 करोड़ थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व है क्या? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका इसमें है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये इसके चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो सही है। चेन्नई भारत का एक पतन है, ये भी सही है। चेन्नई एक तटीय नगर भी है, ये भी सही, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? ये जो मौद्रिक बैंकिंग है ये चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, ये सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से संबंधित। आप इसके लिए फॉलो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 में, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में देख सकते हैं। 38 नंबर है, पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त हुआ? पनामा नहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसको लाभ हुआ बहुत ज़्यादा, और वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। सबसे ज़्यादा लाभ उसको किसको हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। आप सब विस्तार से इस चीज़ को पढ़ लिए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना, इसलिए विस्तृत में हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 2002 से लेकर के 2007 तक रहा, और इसका मूल मंत्र था कि समावेशी विकास पर बल, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट इसका मूल मंत्र। बाकी आप लोग जो स्टूडेंट आज पॉलिटिकल साइंस के होंगे तो चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति अध्याय में आप लोग इस पंचवर्षीय योजना को विस्तारपूर्वक पढ़ना है, पढ़ेंगे। फिर जो भी छात्र इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर में इस पंचवर्षीय योजना पढ़ना ही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो किसी भी प्रदेश का जो आर्थिक विकास है वो संसाधनों पर डिपेंड करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हरिकी बराज का संबंध है किससे? तो कौन सी नहर से? सोन नहर से, सरहिंद नहर से, कि आपका इंदिरा गांधी? तो हमारा आंसर है इंदिरा गांधी नहर। देखिए हरिके बैराज जो है सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है, और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, और राजस्थान और पंजाब में जल की आपूर्ति इसी इंदिरा गांधी नहर से की जाती है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो इसमें तो इकाई तो कोई नहीं दिया हुआ, वो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, ये डेसीमीटर दिया, उसमें तो मीटर सेंटीमीटर वाला ही हो गया वो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? देखिए वायु प्रदूषण से ही अम्ल वर्षा होती है, जल प्रदूषण से नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे विषाक्त जो गैस ऊपर जाते हैं और वो अम्लीय वर्षा करवाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय आते हैं बांग्लादेश से, हमारे देश में इंटर करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीप का रेल मार्ग विकसित है? तो आप लोग देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में, आप लोग नक्शा देखे होंगे बुक में दिया हुआ है कि दक्षिणी हिस्से में पार्थ से लेकर के सिडनी तक ये रेलवे लाइन जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ITDP क्या है? तो ITDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ये जनजातीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बेहतर बनाने के लिए इस योजना का शिलान्यास किया गया था। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? कौन सा फूड क्रॉप है इसमें? फूड क्रॉप तो गेहूं होगा, चुकंदर नहीं, स्टूडेंट ने गलत कर रखा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक है? तो कृषि के लिए सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मानव श्रम चाहिए, बिना मानव श्रम की तो कृषि होगी नहीं, बिना जल की होगी नहीं, और परिवहन की तो भी हो नहीं सकती, इसमें डी इसका आंसर करेक्ट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बसीन क्षेत्र संबंधित है किसके लिए? तो बसीन जो क्षेत्र वो खनिज तेल से संबंधित, जो कि मुंबई में, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर मुंबई हाई जिसको बोलते हैं, मुंबई बेसिन कहते हैं। मणिपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबे के लिए, कि घड़ी के लिए, कि उच्च शिक्षा के लिए, प्रदूषण के लिए? तो आप जान जाएंगे मणिपाल प्रसिद्ध है, मणिपाल उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में विस्तार से आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में, और कर्नाटक के उडुपी जिले में ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी। लगभग 60 देशों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आकर्षित करता है ये मणिपाल यूनिवर्सिटी। ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील वैसे तो बहुत सारे खाद्यान्न फसलों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के लिए, इस ऑप्शन के लिहाज से कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ब्राज़ील। औद्योगिकरण उत्तरदायी है ध्वनि प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो इसमें सभी होगा। औद्योगिकरण से जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित, और ध्वनि का प्रदूषण तो होता ही है, तो इनमें से डी होगा, ऑल सही होगा। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है, और ये फेमस है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, खास करके अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? इन नगरों में सबसे उत्तर में नॉर्थ में कौन है? तो उत्तर में आपका लुधियाना जो कि पंजाब में, नागपुर तो महाराष्ट्र में इधर में है, मदुरई चेन्नई में, कानपुर ये उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत की नदी आपकी गोदावरी, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जल संरक्षण से है? तो हरियाली का
कि नीरू-नीमा, अरवाड़ी, पानी सांसद, इनमें से सभी। कल ही मैंने इसको पढ़ाया था और आज देखिए क्वेश्चन आ भी गया अपने कोचिंग में। जल संभर प्रबंधन, आप जल संसाधन चैप्टर है जो कि एक ज्योग्राफी की 2 पुस्तकें पढ़ाई जाती है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है उसमें इसके जो अध्याय है जल संसाधन, 6वां चैप्टर, वहीं से ये दिया हुआ है, जल संभर प्रबंधन टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। तो ये हरियाली जो परियोजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई और नीरू मेरू आंध्र प्रदेश और अरवाड़ी पानी संसद राजस्थान के अलवर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, रालगेन सिद्धि गांव किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में अवस्थित है। कोलार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग इस पर फिल्म भी बन चुकी है, कोलार गोल्ड फाइन फील्ड जो कि बेंगलुरु में है। वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात कितना था? तो 1913। लिंगानुपात होता क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या बैठती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका 1943 पर व्यक्ति जो भारत का है लिंगानुपात था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका ये हरियाणा है, इसीलिए वहीं से मोदी सरकार ने पानीपत से हरियाणा के पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनता है? तो लेटेक्स जो है वो रबड़ के वृक्ष से बनता है। अगला क्वेश्चन है, किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? तो अंगूर है जो कि उसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक श्रम नहीं है? मानसिक श्रम की वैसा श्रम जो कि अपना मेंटल से किया जाता है, दिमाग से, तो वो धोबी जो है वो मानसिक श्रम नहीं है, फिजिकल वर्क है वो। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो कुवैत जो ऐसा शहर है यहाँ पर रेल मार्ग अभी तक नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह अयस्क है जो काफ़ी उन्नत किस्म के लौह अयस्क का निर्माण करता है और यहाँ कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जापान को भी। अब सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है? तो सिंगरेनी का जो संबंध वो कोयले से है और मध्य प्रदेश में भी एक जगह है जिसका नाम है सिंगरौली, जो कि वो भी कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है, वो एमपी में है सिंगरौली। और सिंगरेनी आपका तेलंगाना के गोदावरी घाटी में अवस्थित है जो कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है 67, निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो जो बासमती है वो चावल से संबंधित है, अरबिका है जो वो कॉफ़ी से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने को दामोदर नदी से जल की आपूर्ति नहीं होती? जमशेदपुर है जो कि क्योंकि ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, बाकी इन लोगों को जलापूर्ति इससे मिल जाती है, जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड की एकमात्र नदी है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुई? तो दूरदर्शन सेवा 1959 में हुई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की जो प्रवाह की दिशा क्या है? तो बिहार में जो गंगा नदी की जो प्रवाह की दिशा जो है वो आपका पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब होकर के यह नदी गुजरती है। इससे ऑप्शन सी होता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप सभी विद्यार्थी इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसको एक एक प्रश्नों को इसको याद कर लेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50% to 60% क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं आपके मुख्य बोर्ड परीक्षा में। और ये आज वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था और कल मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।